Alright, hi everyone, good morning. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Give me 1 minute. हाँ, सर प्रीवियस लेक्चर का डाउट। so आप लोगों को जनरल आइडिया है आप लोगों के अराउंड कल जेई एडवांस का पेपर हुआ है? Yes, sir. I have downloaded it, sir. Very good. I'm sure that there are many students around us जिनको ये बात का पता भी नहीं है. Honestly बताना, how many did not know that yesterday जेई एडवांस का पेपर था? Sir, I didn't know. I didn't I know. didn't know. Not Sir, I didn't know. sir, even I didn't know. Yeah, Yeah, sir. Even I didn't. मैं वॉइस स्किप करूँ। थोड़ा इंटरेस्ट रखा करो आप जिस एग्जाम की सर प्रिपरेशन पर कर रहे वो हो. आया कहाँ पर है, मतलब पीडीएफ कहाँ पर है? It is there on that अरे J Advanced portal. टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे तो नहीं आएगा कि सुबह सुबह घर पे आया और तुमको देखने को मिल रहा है. यू विल हैव टू सर्च फॉर इट ऑनलाइन और फिर मिलेगा. नहीं कचरा है अपना। सर मैं डाउनलोड करने गया था बट उधर मेरे को रिक्वेस्ट कौन करने को बोल रहा ये सांगी, अंजू, अजय कुमार. हाँ, अनम्यूट कर दिया. सो हाँ, मतलब वैसे आप लोग पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो. पेपर अवेलेबल है फॉर फ्री डाउनलोड, लाइक द ऑफिशियल पेपर इटसेल्फ. एंड केमिस्ट्री में तो आप लोग शायद ही कुछ एक आध क्वेश्चन आप शायद कर पाओ, बिकॉज मोस्टली आगे के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे. 12th क्लास का इस बार ज्यादा वेटेज था इन दैट पेपर, बट द लेवल वाज प्रीटी इजी. केमिस्ट्री वाज easy to moderate level of difficulty. Maths, I have heard that maths was a bit difficult, like lengthy calculations and all. Physics was quite conceptual, spread throughout the syllabus. 11th 12th दोनों के चैप्टर्स इंक्लूड करते हुए. डाउनलोड करके जरूर देखना. हार्डली कुछ समझ में आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपने वो टॉपिक्स पढ़े ही नहीं, अभी तो आगे आएंगे. कोई है हमारे बीच जिसके बड़ा भाई या बड़ी बहन ने दिया हो पेपर? सर कौन सा पेपर? ओह, ये देखो ये अलग ही दुनिया में है. ये वाला जेई एडवांस. एडवांस। तुम्हारा कल जेई एडवांस का पेपर था, तुमने मिस कर दिया. अब क्या करोगे? बाकी बच्चों ने दे दिया. कोई भी नहीं है, किसी का भी बड़ा भाई बहन नहीं दे रहा? नो Sir Carson. हाँ, मतलब ठीक है यार, मतलब मैंने ऐसे थोड़ा ना बोला कि मतलब ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए, लाइक अक्विंटेंस भी चलेगा. Cousin दिया. दिया. चलो बढ़िया. बात करी, कैसा गया? सर मैं सर अभी तक बात नहीं हुई, मैं बाहर था. अच्छा, यूजुअली जेई एडवांस तो ऐसे मई में हो जाता है. दैट इज द यूजुअल मंथ इन व्हिच जेई एडवांस्ड हैपेंस. बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑल द डिलेज दैट हैपेंड currently, it is more delayed. अक्टूबर में हो रहा है, बट हाँ, होपफुली नेक्स्ट ईयर इफ थिंग्स गो स्मूथली तो वापस से नॉर्मल टाइम पे होने लग जाएंगी चीजें. बट ठीक है. अदरवाइज कैसा गया आप लोगों का संडे?
इस संडे कोई टेस्ट वगैरह थोड़ा ना होगा। So we didn't have. तो सर Sure. सर अभी जेई एडवांस के कितने अटेम्प्ट्स हैं? 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, मतलब एक 12th क्लास में दे सकते हो और फिर एक ड्रॉप करके लाइक 13th क्लास में बेसिकली दे सकते हो। सर क्योंकि फिर जेई मेंस में अटेम्प्ट्स बढ़ाए थे ना। एडवांस में नहीं है ऐसा। Generally, when will the board will get over, sir? ऐसे क्वेश्चंस का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है आजकल, बिकॉज Sir, अनसर्टेन। like that Maharashtra State Board, sir. Generally boards used to get done by February, March. February, March. So we'll get 2 months time for the advance, sir. ज़्यादा। Okay, sir. Generally that used to be the case, but don't know how things will happen this year. Anyways, चलो coming back to our discussion. Last class में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डिस्कशन कर रहे थे. Yes, sir. And मैंने आपको पहले समझाया था that what is hydrogen bonding, right? I helped you understand, identify hydrogen bonding. It's 2 types, inter and intra. And then discussed about the strength of the bond, compared it between certain examples, and then was discussing properties influenced by hydrogen bonding. उसमें हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट देख रहे थे. And while discussing these properties, मैंने आप लोगों को बताया था that we are not really discussing the property itself. Like मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी. मैं बस इतना बता रहा हूँ या ऐसे एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिनमें बॉइलिंग पॉइंट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो उसमें हमने एक बेसिक थंब रूल पढ़ा था अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, दैट एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. And then we were looking at those examples जहाँ पर hydrogen bonding was playing a important role, right? And वो करते हुए हमने कुछ examples भी compare करे थे. This was the last example that we had compared. ठीक है, I think इस example में कुछ बच्चों को doubt है. ये वाला example कोई explain करना चाहेगा कैसे हमने समझा था? सर HF में सर नंबर ऑफ H एटम्स में लिमिटिंग एजेंट है, तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, और NH3 में सिर्फ लोन पेयर्स में लिमिटिंग एजेंट है, इसके लिए वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है. अच्छा H2O में लिमिटिंग एजेंट दोनों है, तो फिर वो 2 बॉन्ड बना पा रहे हैं. Phone app is. तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के अलावा हम लोगों ने इस एग्जांपल में नोटिस किया था एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? स्ट्रेंथ वाइज तो मुझे पता है दैट HF और H2O में किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. स्ट्रेंथ वाइज HF में ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड ट्रेंड कुछ ऐसा होना चाहिए था कि HF मोर देन H2O मोर देन NH3. बट देन फिर मैंने बताया इसमें ध्यान से देखने पर that because of the way in which number of lone pairs and number of hydrogen atoms are present on an H2O molecule, the extent of hydrogen bonding that happens in case of H2O is more than HF or NH3, and hence H2O had a greater or a higher boiling point. Between HF and NH3, since that extent of hydrogen bonding was similar, like यहाँ पर जैसे अपन ने देखा था एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल दोनों केस में 1 1 ही आ रहे थे, तो उसमें फिर हमने स्ट्रेंथ के हिसाब से बोल दिया था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. ठीक है, समझ में आया था?
सर वो LR क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके Sir, हाँ, sir, in case of hydrogen bonding, is the extent of hydrogen bonding dominating over the strength? इस एग्जांपल में ऐसा दिख रहा है ना हमको। No, sir. So, like in general, can we say? In general, it would be also the case that अगर extent of hydrogen bonding ज़्यादा हो रही है, right? तो there is strong, मतलब एक आध example और लूंगा मैं आपके साथ में. You will get to understand when I'll discuss other properties as well. That extent अगर ज़्यादा है, there are more groups that can form hydrogen bonds. Right? So जैसे for example कोई substance होगा, right? इस पे ऐसे मतलब there are more groups that can form hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding. So that will influence these properties like boiling point, viscosity more. अभी डिस्कस करेंगे अपन, एक दो एग्जांपल और आएंगे. Yes, sir. Thank you. सर HF में डोनेटर एंड एक्सेप्टर कौन है? HF ही रहेगा ना, एक HF मॉलिक्यूल और दूसरा HF मॉलिक्यूल, तो एक डोनर रहेगा एक एक्सेप्टर रहेगा, एक H लेके आएगा तो दूसरा डोनर लेके आएगा. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस करना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही we'll talk about another property which is solubility in polar solvents like water. ठीक है, अगेन solubility अपने आप में एक टॉपिक है. solubility किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी अपने आप में एक डिटेल स्टडी है. वो सब नहीं कर रहे हैं हम लोग. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से solubility की प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस हो रही है, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट solubility in polar solvents like water, there is a thumb rule that is followed. What is that thumb rule? Like dissolves like. ये आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि पोलर सल्यूट के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सल्यूट ज्यादा अच्छा डिसॉल्व होता है, राइट? फॉर एग्जांपल वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, राइट? पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? लाइक देयर इज डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉन पोलर नहीं है वो. तो पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट के साथ में अच्छा इंटरेक्शन करता है, लाइक दे मिक्स वेल. सिमिलरली नॉन पोलर आपस में अच्छा मिक्स होता है, ठीक है? जैसे बेंजीन विल बी एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक नॉन पोलर सल्यूट को, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसको अगर मैं इसके साथ मिक्स करता हूँ तो ये आपस में अच्छा डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है. एंड उस केस में जो रीजन होते हैं, दोज आर मोर थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन्ड रीजंस. वी कॉल देम एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे. जनरली फिर हम जब पोलर नॉन पोलर को मिक्स करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल वाटर को आपने बेंजीन के अंदर डाल दिया, तो वी विल फाइंड, या बेंजीन को वाटर के अंदर डाल दिया, वी विल फाइंड दैट दे डोंट मिक्स वेल. Like the polar molecules would rather want to interact with polar molecules because opposite charges के interaction से उनको help मिलता है, opposite charges के interaction से stability आता है. But because अगर हम एक polar solute को non polar solvent में डाल देंगे, like H2O को benzene में डाल देंगे, तो they would not interact well with each other. ये बेसिक आइडिया समझ में आया सॉल्युबिलिटी का, थंब रूल? यस सर. ठीक है, तो अब नोटिस करना दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे कुछ एग्जांपल्स में सॉल्युबिलिटी में फर्क पड़ता है. तो जैसे आप यहाँ पे एक नोटिस करोगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर कंपेयर कर रहा हूँ मैं, 3 एग्जांपल्स है. एक है इथेनॉल का C2H5OH, एक है ईथर का. ऐसे कंपाउंड्स को ईथर बोलते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसा
ग्रुप होता है ना, कार्बन का कुछ ऐसे चेन होगा, फिर बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर एक और कार्बन आ जाएगा। अब सॉरी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इनको ईथर कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये CH3OCH3 है, तो ये पोलर है, पानी में डिसॉल्व होता है, बट इथेनॉल से कम होता है। रीजन भी, इथेनॉल में you can see that there is one H which is capable of making intermolecular hydrogen bonds with water molecules. तो interacts well with water molecules, better interaction show करता है, greater solubility show करता है। CH3OCH3 ये भी हो जाता है mix, not that great but lesser solubility, because इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, they are not capable of doing intermolecular hydrogen bond. Then CH4 मीथेन अगर मैं देखूं तो इसकी solubility तो बहुत ही कम होती है। Reason being that CH4 is a non-polar species, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो वाटर के अंदर इसकी solubility और कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? Sir, do sugar dissolves in water? Is it polar? हाँ, तो शुगर में भी इनफैक्ट कैसा होता है, शुगर कैसा होगा, ग्लूकोज, राइट। तो जब आप C6H12O6 ग्लूकोज या सुक्रोज, फ्रक्टोज, ये सब शुगर के एग्जांपल्स देखोगे, तो उसमें जब आप बाद में पढ़ोगे स्ट्रक्चर्स, तो उसमें यू विल फाइंड ऐसे OH के ग्रुप्स प्रेजेंट है। Sir, salt dissolves in water, then it is polar. नहीं, सॉल्ट के केस में इट इज दैट इट ब्रेक्स डाउन इनटू cations and anions. Of course it is polar, like NaCl is a polar compound, cation anion present होते हैं इसमें, but उसका डिसोसिएशन भी हो जाता है when it dissolves. But anyways, जैसे मैंने आपको बताया, I am not teaching you solubility. I am not going to discuss, because this is what typically happens. मैं ये डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ एंड फिर बच्चे अपने ऐसे मतलब घर के सॉल्ट्स लेके आगे पूछने लग जाते हैं, सर ये सॉल्ट डिसॉल्व होगा क्या, सर वो सॉल्ट डिसॉल्व होगा क्या। वो डिस्कशन नहीं कर रहा है। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक, यहाँ तक का लिख लिया सबने? सर क्या लिखा है, लाइक C6H6 कहाँ पर? C6H6 के बाजू में ये डेल्टा S मिक्स ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑफ डेल्टा S मिक्स ग्रेटर देन 0। वो लिख लो, समझ में बाद में ही आएगा जब थर्मो पढ़ोगे, अभी नहीं आने वाला है। हाँ सर, थैंक यू। अच्छा चलो, इन दो एग्जाम्पल्स के बीच में सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी मुझे बताओ। Right, so you have actually not do it this way, let me do it in this way. इन दोनों में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा इन वाटर? Sir, the first one. The second one. The first one. First one. First one. The first one. How many students for the first one? Raise of hands. Right. ठीक है. How many students for the second one? सेकेंड वन में कम वोट आ रहे हैं. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली द सेकेंड वन. कैसे और क्यों वो आप समझने की कोशिश करना. ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी के जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. एंड मैंने एक थंब रूल आपके सामने प्रेजेंट किया. पोलर
mixes well with polar, like water is a polar solvent, तो उसमें polar compound mix होगा, better mix होगा. Right? तो यहाँ पर दोनों ही polar है, ये वाला भी polar है and ये वाला भी polar है, दोनों polar molecules ही हैं. But I am not asking you to compare which is more polar, which is less polar. यहाँ पर जो एक important influence आएगा वो आ जाएगा because of hydrogen bonding. कैसा होगा? ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंपाउंड है, लाइक ऑर्थो वाला कंपाउंड, इनफैक्ट इधर देख लो आप यहीं पर ही, ठीक है, ये ऑर्थो वाला कंपाउंड आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. बिकॉज ऑफ दिस एंड the other compound which can't make intramolecular hydrogen bonding, what it will do is it will make intermolecular hydrogen bonds with water. And those intermolecular hydrogen bonds are a better interaction with the solvent molecules, which makes this compound more soluble. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो कंपाउंड है, इसके पास में था हाइड्रोजन दैट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट देन इट यूज्ड इट internally only. Whereas this compound, it used that hydrogen to interact with the solvent molecules, right? And that is what solubility is about. If the solute interacts more with the solvent molecule, then it gets dissolved more, it gets homogeneously distributed, dispersed more. Sir, since the ortho compound is forming bonds with itself, won't it be easy to dissociate it? I mean, dissolve it in water. नहीं ना, डिसॉल्व करना का आइडिया होता क्या है, जो सल्यूट है अगर वो सॉल्वेंट के साथ में इंटरैक्ट नहीं करे तो क्या होगा, वो एज अ लंप रह जाएगा इन द सॉल्वेंट, डिसॉल्व नहीं होगा, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है ना. Yes, sir. For dissolution to happen, there should be greater interaction between solute and solvent particles. So in this case, that interaction is greater because the solute particles, like this compound, it can form intermolecular hydrogen bonds with water molecules. No? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Then इसमें अब नोटिस करना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिया है which has a hydrogen capable of showing intermolecular hydrogen bonding. यहां पर भी मैंने एक कंपाउंड लिया है which is capable of showing intermolecular hydrogen bonding. Right? However, when we compare the solubility of these two compounds, यहाँ पर we find that this CH3OH is more soluble as compared to this compound. Now, there are two important reasons which are the learning from this example for you. What are those two important learnings? In the first example, यहाँ पर जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, जितना बड़ा ये ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ऐसे CH3, CH2, CH2, जितना बड़ा ये हाइड्रोकार्बन चेन होगा, और ये हाइड्रोकार्बन चेन कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक मतलब it does not interact with water molecules. It does not like to interact with water molecules. It's non-polar in nature, this part. So it reduces the solubility. Over and above that,
what it also does is it hinders the hydrogen bonding that this group can make. Because of its bulky nature, because of its larger size, it inhibits the hydrogen bonding that this part can do. So both these factors combined result in a lower solubility of this kind of compound as compared to a simpler compound. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो सेकेंड फैक्टर नहीं समझा मैं। पहला फैक्टर क्या बताया मैंने? Between these two compounds, ठीक है, which are similar in the sense that they are both compounds that belong to the same class of functional group, इनको alcohols बोलते हैं। तो ये मीथेनॉल हो गया। इसको मीथेनॉल बोलते हैं। इसका नाम आप गैस करना चाहोगे, क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, वेरी गुड, राइट। 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना, तो मीथेनॉल, ब्यूटेनॉल। आपको थोड़ा आइडिया होगा अगर, तो यू विल बी एबल टू गेट अ नेम फॉर इट एज वेल। इसको ब्यूटेनॉल बोलते हैं। तो ये सेम क्लास ऑफ कंपाउंड्स ही है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज मीथेनॉल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटेनॉल। क्यों? क्योंकि ब्यूटेनॉल में ये जो लार्ज हाइड्रोकार्बन चेन आ रही है, this is playing a negative role in terms of solubility in water. Why? Because this hydrocarbon chain, this long hydrocarbon chain is non-polar in nature, it is hydrophobic. ठीक है, water के साथ interact नहीं करती है ये। Water, in fact, water के molecules don't like interacting with it. Water के molecules are like polar substances. Like that way, they are very clear about their interactions. So, ये वाला पार्ट डेफिनेटली इंटरैक्ट नहीं करता है विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो राइट वाला पार्ट है, ये OH वाला पार्ट, ये स्टिल इंटरैक्ट करना चाहेगा एंड इसकी वजह से थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी आएगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह में अगर हाइड्रोजन लगा देता तो इसकी सॉल्युबिलिटी गायब ही हो जाती, राइट। देन इट वुड हैव बीन अ नॉन पोलर कंपाउंड and that non-polar compound would not have been soluble, ठीक है। बट अभी यहाँ पर ये OH है जिसकी वजह से solubility कुछ तो आ रही है, बट क्या हो रहा है, ये जो बल्कि वाला पार्ट है, ठीक है, ये इस पार्ट को और ब्लॉक कर रहा है। ये वाला पार्ट क्यों solubility ला पा रहा है? बिकॉज एक तो पोलर है और दूसरा इसके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। बट बिकॉज दिस इज बल्की इन केस, अगर आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे तो ये बल्की पार्ट से रिपेल हो जाएंगे ना, दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एज गुड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज इन केस ऑफ से समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये छोटा सा ही कंपाउंड है, छोटा सा ही ग्रुप है साथ में। समझ में आया वाला एग्जांपल? यस सर। सर, इस बल्कि पार्ट में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है क्या? सॉरी, तुम्हारी आवाज बहुत ऐसे मफल्ड आ रही है। सर, ये जो बल्कि पार्ट है ना जो आप बोल रहे हो, तो फिर इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है क्या, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते? ये इसके पास तो ऐसा कोई हाइड्रोजन ही नहीं है ना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। मतलब इंट्रा, अरे जब हाइड्रोजन ही केपेबल नहीं है तो इंट्रा इंटर तो बात की बात होती है ना। पहले तो इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए ना जो कि केपेबल हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड हैं। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोटिस करना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एज अ प्रॉपर्टी, जस्ट एक बेसिक आइडिया ले लो। In simple terms, it is the frictional force between layers of fluid molecules. So, let's say when you observe water and say you observe honey, which of the two flows easily? Water. Water. Honey. Water. Water. So,
honey, sir. Water. Water flows easily as compared to honey because water has less frictional force between its molecules. Like जब कोई liquid flow करता है तो क्या होता है, molecules एक जगह से दूसरी जगह करते हैं एंड लाइक एक दूसरे के इंटरेक्शन से उनका फ्लो रुकता है. हनी के केस में the interactions are more strong between those honey molecules, and as a consequence their flow is slow. So this flow and this frictional force between the layers of fluid molecules, उसको इस property viscosity के terms में describe करा जाता है. Now अब बहुत सारे factors हैं again जिन पर viscosity depend करेगी. ठीक है, one of the factors which plays a role is extent of hydrogen bonding. तो अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, of course intermolecular, more hydrogen bonding is there, more will be that frictional force, more will be the viscosity. तो जैसे यहाँ पे आप ये एग्जांपल नोटिस कर रहे हो, CH2 CH2 CH2OH, like this is called as glycerol. यहाँ पर ये ग्लाइकॉल है, इसमें 2 OH है, और ये मिथेनॉल है, इसमें 1 OH है. नाउ अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, बिकॉज ऑफ द मोर OH that are present over here, this is going to be able to show greater extent of hydrogen bonding as compared to glycol, as compared to methanol. तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा आएगी. इनफैक्ट इफ आई आस्क यू H2O और HF में, ठीक है, दोनों लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर प्रेशर. ठीक है, अमोनिया तो क्या है, अमोनिया तो गैस के फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में. तो डेफिनेटली लाइक जस्ट बाय नोइंग देयर फिजिकल स्टेट तो आपको पता ही है कि हाँ, अमोनिया की विस्कोसिटी तो बहुत कम होगी क्योंकि अमोनिया गैशियस फॉर्म में. ठीक है, ये जो विस्कोसिटी टर्म है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, फ्लूइड्स के लिए. फ्लूइड्स किसके लिए, फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस. गैसेस को भी फ्लूइड की कैटेगरी में डाला जाता है. ये आपने सुना है, पढ़ा है पहले कभी? हाँ सर. यस सर. Yes. ठीक है, तो बाय नोइंग दिस आंसर कि हाँ अमोनिया तो गैशियस फॉर्म में है, वी नो कि उसकी विस्कोसिटी इन दोनों से कम होगी. H2 और HF में H2O will have more. H2O has H2O will have greater more. viscosity. H2O with Why? Because जैसा हमने पहले पढ़ा था that greater the extent of hydrogen bonding, greater will be that viscosity. ठीक है, So it's only intermolecular hydrogen bonding would contribute. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है, बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू नोटिस. So no, sir. I mean that would intramolecular also contribute or only intermolecular? तो अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, दो कंपाउंड्स हैं लाइक सेम आइसोमर है, मतलब लाइक दे आर आइडेंटिकल इन मेनी रेस्पेक्ट्स, बट एक इंट्रा बना रहा है और एक इंटर बना रहा है, तो जो इंटर बना रहा होगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना. Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. सर ऊपर स्क्रॉल कराना चाहिए. हाँ क्या कह रहे हो? सर एक सेंटेंस ऊपर स्क्रॉल करो ना. So here in case of CH2, CH2, in the glycerol example, like the limiting reagent here will be hydrogen, right? हाँ ठीक है, बट यहाँ पर द नंबर ऑफ OH molecules are even more ना. हाँ सर, तो here number of lone pairs would be like 6, right? हाँ वो ठीक है. So then, sir, like what would we say? Number of hydrogen bonds forming will be 3, right? हाँ
एज पर, क्योंकि H तो लिमिटिंग हो गया ना यहाँ पर. या सर. करेक्ट. तो सर 3 होगा ना उसका आंसर. हाँ. ओके, थैंक यू. सर NH3 को कंडेंस नहीं कर सकती क्या लिक्विड में? मतलब कर सकते हो ना, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया. तो फिर उसके बाद भी कम ही रहेगा क्या उसका? हाँ. देन इसके बाद नोटिस करना, देयर आर सम मिसलेनियस एक्सप्लेनेशंस आल्सो. ये एक दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनको ध्यान में रखना. सो पहला मिसलेनियस एक्सप्लेनेशन गोज इन समथिंग लाइक दिस. एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड कैसा होता है? एसिटिक एसिड कंपाउंड पता है सबको? फॉर्मूला क्या होता है इसका? Yes, CH3COOH. CH3COOH. वेरी गुड. CH3COH. ऐसा. तो ये पोलर होता है, नॉन पोलर होता है? सर पोलर. Sir, it's very little polar. ठीक है, पोलर होगा. Yes, sir, polar. तो अब इसकी solubility वाटर में तो अच्छी होगी, because water is also polar. But what do you expect in some solvent like benzene? Sir, no, not possible, sir, because it is non-polar. Sir, but ऐसा आपको लगेगा, ठीक है, एकदम ऐसे not possible मत. Maybe the hydrogens will do the bonding, like not possible नहीं बोलते. But हाँ, we will expect कि acetic acid is less likely to dissolve in benzene, because benzene is non-polar and acetic acid is polar. But what we find is that acetic acid does get dissolved in benzene. ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, मतलब पानी में जितना होता है उतना नहीं, बट थोड़ी significant decent solubility होती है acetic acid की in benzene. Now, what causes that solubility? वो एक explanation यहाँ पे notice करना, and it comes from hydrogen bonding. That acetic acid forms dimer. Dimer क्या होता है? Dimer word पहले देखा हुआ है अपन ने? Sir, when two molecules they So like kind of form a molecule together, they add up. Al2Cl6 was a dimer of AlCl3 ना? याद है Al2Cl6 का एग्जाम्पल देखा था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, bond वाला. Right. या फिर जैसे N2O4 is a dimer of NO2. ऐसे दो NO2 के मॉलिक्यूल मिलकर N2O4 बना देते हैं, तो N2O4 को बोलते हैं हम लोग इज अ डायमर ऑफ NO2. राइट. तो यहाँ पे भी कैसा होता है, नोटिस करना, दैट एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, लाइक ये एक एसिटिक एसिड हो गया और ये दूसरा एसिटिक एसिड हो गया, ये आपस में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसा है? इसका ये पोलर वाला पार्ट इसके पोलर वाले पार्ट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है, एंड जो इसका नॉन पोलर वाला पार्ट है, वो नॉन पोलर वाला पार्ट बेंजीन के साथ में इंटरैक्ट कर लेता है. एंड सच इंटरैक्शंस, such dimer formations result in a better solubility of acetic acid in benzene. Means there are two COOH. दो मॉलिक्यूल है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर एसिटिक एसिड है और एक राइट हैंड साइड पर एसिटिक एसिड है. राइट. तो वो पोलर वाले पार्ट्स आपस में ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, एंड जो उनके नॉन पोलर वाले पार्ट है, द CH3 पार्ट्स, दे इंटरैक्ट विद द बेंजीन मॉलिक्यूल्स, द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ऐसी टेंडेंसी और भी ऐसे अल्कोहल्स या वाटर शो करते हैं, लाइक दे टेंड टू पॉलीमराइज. पॉलीमराइज मतलब उनके मल्टीपल यूनिट्स आपस में इस तरीके से आ जाते हैं दैट पोलर वाले पार्ट आपस में इंटरैक्ट करेंगे
और नॉन पोलर वाले पार्ट्स फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन या कार्बन डाइसल्फाइड इन सब के साथ में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, लिखा सबने ये? एक मिनट सर। हाँ लिख लो। सर एसिटिक एसिड के डाइमर का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ट्वाइस लिख दो ऐसे ब्रैकेट लगा के। सर ओ ओ का O2 होगा। नहीं वैसे मत करो। टिपिकली ऐसे CH3COH ऐसे ब्रैकेट में 2 लगा दो, वैसे लिख देते हैं। Sir, can you repeat what you had said? मतलब I understood that the COOH part will form a hydrogen bond, but what about the CH3 part? They interact with the non-polar solvent molecules. Okay, thank you. ठीक है, लिखा सबने ये वाला? यस सर। ओके, नेक्स्ट नोटिस करना एक और एक्सप्लेनेशन है which is based on hydrogen bonding. This is something like आप लोगों ने ऐसे सॉल्ट्स और सॉल्ट के वाटर ऑफ हाइड्रेशन वाले फॉर्मूलाज देखे हुए? Yes, sir. सर Yes, sir. sir, this is the 5th point or under that same 4th point, sir. हाँ तो मिसलेनियस के अंडर ही चल रहा है, लाइक ओके सर। ये भी मिसलेनियस है, ये भी मिसलेनियस है, एग्जाम्पल ही मान लो इसको। तो इसमें कैसा है that when we observe certain hydrated compounds and do mild heating of those compounds, so what we observe is that upon mild heating, जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देंगे तो ये सारा भी जा सकता है। ठीक है, सारा का सारा पानी हम लोग निकाल सकते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो हम ये बोलते हैं, ये हम सारा का सारा इवापोरेट कर देंगे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो। बट नोटिस करना दैट व्हेन वी माइल्डली हीट सच waters of such salts with water of hydration, sometimes we observe that upon mild heating कुछ water molecules easily liberate हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा कि कुछ easily liberate हो जा रहे हैं और कुछ strong heating करने पर ही liberate हो रहे हैं? तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आता है। दैट इन केस ऑफ सच एग्जांपल्स, लेट्स से यहाँ पर ये SnCl2.2H2 है, तो इसमें जब हम लोग माइल्ड हीटिंग करते हैं तो वी फाइंड दैट इसका एक आउट ऑफ दीज टू एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल जाता है। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन आ रहा है बिकॉज SnCl2.2H2 में दो मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल तो है, वो तो कोवेलेंट बॉन्डेड है विद Sn, बट दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि वीक है तो माइल्ड हीटिंग करने पर इट गेट्स लिबरेटेड। जो दूसरा H2O मॉलिक्यूल है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डेड है, दैट विल बी कमिंग आउट ओनली विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग।
ठीक है, बिकॉज वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डेड होता है, लाइक डेटिव बॉन्ड से बना होता है। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह थोड़े डिफिकल्ट है, लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करना आपके लिए विल बी अ चैलेंज। ठीक है, बट समटाइम्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। तो इसमें जैसे दिस इज CuSO4.5H2। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, ये कॉपर आयन जो है इसके साथ में 5 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, लाइक अपने लोन पेयर कॉपर के वेकेंट ऑर्बिटल्स में शेयर करते हैं। ठीक है, बट एक वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे कैसा है, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये लोन पेयर के साथ में ऐसा अट्रैक्टेड है दीज हाइड्रोजन्स। तो इसमें भी कैसा है, अपन माइल्ड हीटिंग करेंगे तो आउट ऑफ द 5H2O एक H2O बहुत इजीली लिबरेट हो जाता है। ठीक है, so this is like a observation in salts which have this water of hydration. Partial loss of water of hydration happens upon mild heating because those water molecules will be hydrogen bonded, and since the hydrogen bonds are weak, they get liberated easily. ठीक है, समझ में आई? Sir, so plaster of Paris also similar to this one, sir. बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। Okay, sir. एक वाटर मॉलिक्यूल, हाँ, क्या कह रहे हो? So the structure which we showed now for CuSO4.5H2, so उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे ना? हाँ तो दोनों ब्रेक होंगे ना? हाँ, So sir, you were saying that only one molecule gets liberated. 5 में से एक आएगा ना। अच्छा, ओके सर। वो स्ट्रक्चर वापस, बट दोनों साइड था ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सर तो दोनों लाइक लिबरेट होंगे। हाँ, तो सर आप एक कैसे बोल रहे हो? अरे एक्चुअली तुमने ध्यान से देखा नहीं, खैर मैंने ध्यान से दिखाया भी नहीं, वापस से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कैसा है, ये एक कॉपर हो गया, मतलब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करते जाते हैं इसको, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट। तो यहाँ पर कैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, दैट आउट ऑफ द 5 वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर देयर। ठीक है, तो कैसा है, आउट ऑफ द 5, 4 आर कैसा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डेड, 1 इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाँ सर। तो ये वाला इजीली लिबरेट हो जाता है। Yes, I know about it. Thank you. सर ये एक डाइमर था ना? ये एक छोटा सा पिक्चर था ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। द क्रिस्टल, तो इसमें सब कुछ डबल था ना, तो डाइमर नहीं हुआ? नहीं, वो बस इसलिए डबल दिख रहा था बिकॉज डबल दिखाया गया था। ठीक है, अदरवाइज उसको आप ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल। तो सर पॉलीमर? नहीं, उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड होता है ना। तो NaCl ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में थोड़ी ना होता है कि एक Na+ आयन और एक Cl- आयन होगा। NaCl में कैसा होता है, एक Na+ होता है, फिर उसके अराउंड Cl- होते हैं। ठीक है, फिर Cl- के अराउंड Na+ होता है, फिर उनके अराउंड ऐसे, लाइक ये ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, सो दोज आर इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं।
एनीवेज सर हाँ, ये जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स है इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो तो बस ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, मतलब अभी इसके पास 2H2 है और 2H2 चले गए तो फिर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। देयर आर चेंजेस दैट हैपेंड, बट ऐसा नहीं है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हीं की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट नोटिस करना, अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म कर लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है एंड उससे कैसे प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती है वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट आई एम शोइंग यू वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन गोइंग इन मिसलेनियस बॉन्डिंग ओनली, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं about another type of force that exists between atoms or molecules or ions, which plays an important role in understanding properties of those compounds. तो नोटिस करना इसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से रहेगा वैन डर वाल्स फोर्स का। There exists certain force between atoms, molecules or ions that are short ranged. What do I mean by short ranged? That they are effective only when the involved atoms are very close and are relatively weak as compared to covalent bonds or hydrogen bonds. But they play an important role in influencing the properties of compounds. जैसे for example, ठीक है, अपन ऐसा बोलते हैं that H2O कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर या नॉन पोलर? सब पोलर। H2O is Polar. ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं that H2O और H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर वी हैव H2O। तो रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर तो H2O कैसा मिलता है? लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और लिक्विड के फॉर्म में क्यों मिलता है? बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा इंटरेक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, आपस में पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। अब नोटिस करना, इंस्टेड ऑफ H2O, let's say if I take some example of say H2 gas, ठीक है, H2। अब H2 कैसा है? H2 is polar और नॉन पोलर? Non-polar. नॉन पोलर, ठीक है। बट हम H2 गैस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। हमें काफी लो टेम्परेचर्स लगते हैं, मतलब ऐसे आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट लिक्विड H2 कैन बी फॉर्म्ड, या इनफैक्ट सॉलिड H2 कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड एट वेरी लो टेम्परेचर। जैसे कुछ आई थिंक आई रिमेम्बर 12 केल्विन के अराउंड, लाइक वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स पे H2 कैन बी सॉलिडिफाइड ऑल्सो। इसका सॉलिड स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। नाउ अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड बन रहा है या सॉलिड बन रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दोज atoms or molecules that is keeping them in the liquid or the solid state, है कि नहीं? There must be some force which is keeping these H2 molecules close with each other, ठीक है। इनफैक्ट नोबल गैसेस भी जो है, जैसे नोबल गैस भी आप लोगों ने देखा होगा, आर्गन, ठीक है, आर्गन कैन बी लिक्विफाइड,
आर्गन का भी लिक्विड फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है. थोड़ी लो टेम्परेचर कंडीशंस लगेंगी, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन लगेगी, बट इट कैन बी लिक्विफाइड. So there must be some force of interaction between the argon atoms which keeps them together in the liquid or the solid phase. That is the force that we are discussing under this topic, called as van der Waals force. These are not like bonds. They are not like covalent bonds or ionic bonds. Okay? In fact, they are not even like hydrogen bonds. Okay? But they are certain set of forces that exist between atoms or molecules which are responsible for influencing properties of compounds. ठीक है, तो ये कैसे टाइप के फोर्सेस रहते हैं, इनके थोड़े डिटेल्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. इतना लिख लो पहले. सर आपने बोला सेट ऑफ फोर्सेस, मतलब एक या एक से ज्यादा है क्या? हाँ. इतना लिखो, फिर मैं इसके नीचे ये टाइप्स इलैबोरेट करना शुरू करूंगा. Sir, done. Sir, how many more lectures are there, sir? Now, notice karna, what are the types of hydrogen bonding that we are coming across. Hydrogen bonding, van der Waals forces. Pehla is called as ion dipole interaction. Ion dipole interaction, as the word says, एक आयन के बीच में और एक पोलर मॉलिक्यूल. तो पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है, तो एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन को हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं. नाउ वैसे तो अपन इसको van der Waals फोर्सेस कैटेगरी में डाले जा रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज टिपिकली नॉट कैटेगराइज्ड एज van der Waals फोर्सेस. जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसको van der Waals फोर्स की कैटेगरी से अलग कर दिया जाएगा. इनफैक्ट ये वाला जो इंटरेक्शन है ये अपन ने पहले देखा भी है. Can you tell me which topic we have seen this? Sir, HCl. Electronegativity. Periodic properties chapter में मैंने ऐसे बताया था आपको, hydration of ions. Sir, hydration. Right? ऐसे मैंने बताया था एक आयन के अराउंड लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं. Why? Because of these opposite charges के बीच का इंटरेक्शन. ये प्लस है और ये वाटर मॉलिक्यूल के पास में पार्शियल चार्जेस है, तो इसका पार्शियल नेगेटिव एंड विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पार्शियल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कटायन. तो इसको हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नोटिस करना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. व्हाट डू आई मीन बाय आयन इंड्यूस्ड डाइपोल? तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना, द इंटरेक्शन विल बी बिटवीन एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो जैसे Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूल पोलर हुआ नॉन पोलर हुआ? नॉन पोलर सर. ठीक है, Cl2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है, जो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैसा रहता है, सिमेट्रिकल रहता है. लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज सिमेट्रिकल इन द मॉलिक्यूल, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर हो रखे हैं. राइट? बट व्हेन
दिस मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर, ठीक है, शॉर्ट रेंज होना जरूरी है, नजदीक में आना जरूरी है, काफी नजदीक आना जरूरी है इनफैक्ट। व्हेन दिस Cl2 molecule comes closer with some ion, say Na plus ion, then what happens is that this Na plus ion, it distorts the electron cloud, like ये electron cloud को अपनी तरफ खींचता है Na plus ion, तो उससे क्या हो जाता है, ये electron cloud distort हो जाता है. Like you can look over here or you can look over on the right hand side also. This is also a more clear diagram. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो अब नॉन पोलर नहीं बचा, इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड पोलर नेचर आ जाएगा. हम लोग इसको इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर इसके और भी नाम रहते हैं, टेम्पररी डायपोल या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं. तो दैट गेट्स क्रिएटेड, ये एक पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव एंड क्रिएट हो जाता है. तो इस टाइप के इंटरेक्शन को कहा जाता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन. तो लिखो इसको. सर ये ऐसे रियल लाइफ में भी फॉर्म करता है Na प्लस आयन और ClCl वाले? नहीं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मतलब कोई सपना हाइपोथेटिकल है. सपना देखा था मैंने, तो मुझे जब सपना आया कि ऐसा कुछ पढ़ा देते हैं, तो मैंने आज डिसाइड करा चलो ऐसा कुछ पढ़ा देते हैं. कई बार तो ऐसे इडियोटिक क्वेश्चंस पूछते हो ना, तुमको ये हमारा की बीमारी लग रही है क्या धीरे धीरे? नहीं श्योर, पूछना था कि हो सकते. सर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो वो चीज होती होगी, एग्जिस्ट करती होगी, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती होंगी, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ना. ओके सर. मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब आज सुबह सुबह सपना आया. सर Cl2 ClCl के बीच में सर ऑक्टेट एक्सपांड ऑक्टेट स्टेट है ना सर? क्या ClCl के बीच में सर? ClCl के बीच में क्या एक्सपांडेड ऑक्टेट स्टेट है ना सर? ClCl के बीच में क्यों एक्सपांडेड ऑक्टेट होगा? दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर लिया. पर फिर सर वो Na का क्या होगा, Na प्लस का? वही तो समझा रहे हैं ना राजा, नई चीज पढ़ रहे हैं. मिसलेनियस बॉन्डिंग टॉपिक का नाम है मिसलेनियस. हाँ सर. ओके सर. ब्रैकेट के अंदर इंड्यूस के आगे क्या लिखा है? इंड्यूस, फिर वो ऐसे कोट्स लगा देना, इंड्यूस डायपोल, मतलब ऊपर का नीचे कॉपी कर दो, इंड्यूस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल. लिखा सबने? यस अच्छा. हाँ. देन another type of van der Waals force notice करना, that is called as dipole dipole interaction. Dipole dipole interaction as per the name itself आपको समझ में आ जाएगा किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा. डाइपोल और डाइपोल. एक पोलर, हाँ, एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, राइट. जैसे एक HCl का मॉलिक्यूल है और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, दोनों पोलर है, तो एक का पार्शियल पॉजिटिव एंड दूसरे के पार्शियल नेगेटिव एंड के साथ में इंटरेक्शन जो कर रहा है उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आप नोटिस करके रखो. ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या बताती है? ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है दैट दीज आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आयन और आयन के बीच का इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है. एक आयन और आयन के बीच का इंटरेक्शन आपने कैसे पढ़ा हुआ है? ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है आपको? यस. ऐसे लिखते हैं ना, K Q1 Q2 अपॉन R. हाँ सर. यस सर. तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस आयन आयन इंटरेक्शन में,
How is it dependent on R? Inversely. Inversely. Inversely related है, but R की power 1 से related है. हाँ. ठीक है. अब यहाँ पर नोटिस करना, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में बात करी जा रही है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दैट जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी है दैट इज रिलेटेड टू 1/r की पावर 3 या 1/r की पावर 6. ये क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है अबाउट द फैक्ट दैट ये और ज्यादा शॉर्ट रेंज है. इसका मतलब क्या हो गया? मान लो यहां पर अगर इन आयंस के बीच का डिस्टेंस में डबल कर देता हूं, r की जगह 2r कर देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. yes. अगर मैं डिस्टेंस डबल कर रहा हूं, राइट, डिनोमिनेटर डबल कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी. और यहां पर सोचो, यहां पर अगर मैं डाइपोल डाइपोल के बीच में डिस्टेंस डबल कर देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? 1/8. Yes, sir. या फिर अगर लाइक ये वाला केस है, रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स वाला केस है, तो उस केस में कैसा हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6 कितना होता है? 2:6. 2:6. तो 1/64 हो जाएगी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. Yes, sir. So this is highlighting the fact that these are short range forces. Short range matlab like they are only effective when the atoms or these species that are interacting are very close with each other. ठीक है. जैसे डिस्टेंस इनके बीच में बढ़ने लगता है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली कम हो जाता है. समझ में आया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखा सबने? सर राइटिंग. ठीक है. फिर ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल लिख लो. तो इट इज सिमिलर टू जैसा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये और भी वीक होता है. ठीक है. हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ रहे हैं. मतलब जैसे ये जो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल, एंड डाइपोल डाइपोल इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है. सो ये मैंने ऊपर लिखवाया था आपको यहाँ पर, दैट बेस्ड अपॉन द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ फॉलोइंग आर द वंडर वॉल फोर्सेस. ठीक है. तो ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दीज आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में चलते हैं. सर एक बार डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हेलो रिपीट तो ब्रीफ में. क्या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या? सर ब्रीफ में रिपीट कर सकते हो? सेम सेम जैसे ऊपर था ना, ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. तो इसमें क्या है दैट ये जो डाइपोल है, it will distort the electron cloud of the non-polar species, creating a temporary dipole or induced dipole. And इनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हम लोग डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कह रहे हैं. Okay, sir. Thank you. Sir, in HCl there is not minus. Sorry? Sir, dipole induced dipole interaction. Sir, you have written plus above H. No. So there is not minus above Cl. नहीं समझा, दोबारा बोलो. सर वो जो H है ना उसके ऊपर मान लो बी से लिखा है ना सर डेल्टा प्लस. हाँ. इसके साथ जो जॉइनिंग Cl है उसके ऊपर डेल्टा माइनस. हाँ होगा ना, यहाँ पे डेल्टा माइनस होगा ना.
मतलब वो पूरा पॉजिटिव तो नहीं है ना, मतलब वही पूछ रहा था। नहीं, पार्शियल है ना। ओके So the only difference between ion-induced dipole and dipole-induced dipole is that in the first one, the ion is causing the distortion, and in this one, like a dipole is causing it, right? बिल्कुल. Okay. दोनों में से which is stronger? So the second one? The first one. Ion-induced dipole is stronger than dipole-dipole, than dipole-induced dipole. Yeah, thank you. डाइपोल में तो डिस्टॉर्शन है ही नहीं. उसमें ऑलरेडी पोलर है ना, दोनों ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है वो तो. Now, next पढ़ना, in fact this is the most important one, that is induced dipole interaction. इसे हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं. And this is going to be present between non-polar molecules, right? जिससे मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था ना, I gave you the example of हाइड्रोजन गैस गेटिंग लिक्विफाइड या फिर से आर्गन गैस गेटिंग लिक्विफाइड. तो अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लाइक वो क्या है, नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर के बीच में भी वॉन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, काफी वीक होते हैं ये, बट दे आर important. They play a very important role. They are called as induced dipole interactions. Non-polar molecule और दूसरा भी non-polar molecule, इनके बीच में ये interaction हो रहा होगा. ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना. मैं इसको पहले आप ये लिख लो. इनफैक्ट राइट डाउन दिस पैराग्राफ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. दैट जैसे नियॉन गैस है, राइट. तो अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो इट कैन बी लिक्विफाइड, राइट. व्हाई? बिकॉज बिटवीन दोज नियॉन एटम्स, दे आर नॉन पोलर ओनली. There is this intermolecular force of attraction called as London dispersion force, LDF जो बोल रहे हैं लोग, induced dipole interaction. ये कैसे काम करता है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ. So what we have to write? इतना बस. ठीक है, अभी कैसे इंटरेक्शंस हो रहे हैं इनका एक्सप्लेनेशन समझना. इतना लिख लिया ये ऊपर वाला पार्ट सब में. नो सर. Sir, done. ठीक है, अब नोटिस करना, ये एक नियॉन एटम हो गया.
ठीक है, उसका न्यूक्लियस है और उसके अराउंड उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। व्हाई? बिकॉज सिंगल एटम है ना, एटम के इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे एंड वो ऑर्बिटल्स भी सिमेट्रिकली प्रेजेंट हैं अराउंड द न्यूक्लियस। However, अब यहां ध्यान से सुनना, when I talk about the probability of finding electrons of neon, ठीक है, से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड दिस न्यूक्लियस, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। However, if I, like when I say this statement, I say this statement from the perspective of not talking about time. ठीक है, मैं टाइम को एज अ फैक्टर लेकर नहीं बात करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये एक एटम है एंड इस एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं, यहां भी मिल सकते हैं। लाइक जितनी प्रोबेबिलिटी मिलने की से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी राइट हैंड साइड की तरफ भी होगी, है कि नहीं? बट if I take time also into account, then is it possible that at some instant in time the electron might be here? Yes. Sir, there are two electrons, no, sir? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। Okay. Is it possible that at some point in time, at some instant in time, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, यहां पर नहीं हो या कम हो? No, sir. क्यों? Because it's symmetrical, so the probability of finding it will be the same on both the sides. प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट आई अग्री, बट मैं ऐसे कह रहा हूं ना कि ओके, व्हेन आई से अ कॉइन टॉस हैज इक्वल लाइक्लीहुड ऑफ हेड एंड टेल्स, बट Okay. इसका मतलब थोड़ा ना होता है कि कॉइन टॉस में कभी हेड नहीं आएगा, कभी टेल नहीं आएगा, या हमेशा लाइक इट विल बी, Yeah, sir, I got it. राइट? तो यहाँ पर एट सम पॉइंट इन टाइम द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट ओवर वन ऑफ द साइड्स। तो ये वाला साइड पार्शियल नेगेटिव हो गया और ये वाला साइड आपका पार्शियल पॉजिटिव हो गया। इसे कहा जाता है व्हाट? इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, बिकॉज दिस इज फॉर अ मोमेंट, एट दैट मोमेंट वी आर सेइंग इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्टेड थे, दूसरी तरफ नहीं थे, तो यहां पर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल आ गया। अब नोटिस करना, इसके बाजू में अगर कोई एटम होगा दूसरा नियॉन का, ठीक है, इसके बाजू में एक और एटम है नियॉन का, उसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली है, ठीक है, बट अब बिकॉज वो पास में आ गया है, ठीक है, इट हैज कम क्लोजर टू दिस एटम, और इस एटम ने क्या करा अब आप नोटिस करोगे यहां पर, बिकॉज इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ थे, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, या यू कैन से कम थे, तो कैन यू सी इसका जो न्यूक्लियस है, it can attract the electron cloud of the other atom which is neighboring to it. Yes, sir. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरफ स्क्रीनिंग कम हो गई ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, शील्डिंग स्क्रीनिंग कम हो गई ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। सो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, इट कैन नाउ अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करके इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव
साइड बना देता है। तो क्या हो रहा है, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल ने क्या करा, इट इंड्यूसेस एन इंस्टेंटेनियस डायपोल इन द नेबरिंग एटम। ठीक है, और ये कब होता है, when both the atoms are very close to each other, they get the opportunity to interact with each other। ठीक है, अब नोटिस करना, दिस इज एट वन इंस्टेंट इन टाइम। ठीक है, अब नोटिस करना नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये एक इंस्टेंट इन टाइम पर ऐसा सिचुएशन ऑब्जर्व हुआ, नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम पर ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सिंक में चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, ठीक है, यहां पे नोटिस करना, अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमने कैसे बोला, ये लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट थे, राइट की तरफ नहीं थे। ठीक है, बट देन नेक्स्ट इंस्टेंट इन टाइम पर यहां पर राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। और इस तरफ वी विल से पार्शियल पॉजिटिव एंड रहेगा, लाइक पार्शियल नेगेटिव इस तरफ, पार्शियल पॉजिटिव इस तरफ। एंड जो दूसरा आइटम है उसमें भी ये स्विच हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या हो जाएगा, वापस से आप इधर आ जाओ, फिर नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम पे क्या होगा, वापस से आप इधर आ जाओ। तो व्हाट यू आर नोटिसिंग ओवर हियर इज दैट, ठीक है, यहां पर मैंने ऐसे इंग्लिश में इसको समराइज किया हुआ है, that in a non-polar molecule at some instant the valence electrons can be present on one side of the nucleus. This creates fluctuating dipole। ठीक है, इसको ये instantaneous dipole या fluctuating dipole कहते हैं। As a result of this a dipole is induced in the neighboring atom। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात करा neighboring atom में dipole induce हो गया। अब ये जो फ्लक्चुएशन अपन ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम पर ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम पर वापस इस तरीके से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट इन टाइम पर इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इंटरेक्शन डेवलप हो गया बिटवीन टू नॉन पोलर एटम्स या नॉन पोलर स्पीशीज, एंड दिस इंटरेक्शन इज समथिंग विच प्लेज अ रोल in say solidifying or liquefying that substance. This is called as induced dipole interaction, या फिर लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं इसको। The instantaneous dipole was the probability of finding electron at given time, ना? हाँ, at that instant यहाँ पर एक डायपोल क्रिएट हुआ। ठीक है, उसकी वजह से बाजू वाले में एक और इंड्यूस डायपोल क्रिएट हो गया। लाइक इसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग डायपोल है, ये अभी ऐसा है तो अगले मोमेंट पे ऐसा रहेगा। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ फ्लक्चुएट करता रहेगा। तो इसकी वजह से बाजू वाले एटम में एक डायपोल इंड्यूस हो रहा है एंड देन वो आपस में सिंक हो गए एंड उनके बीच में ये इंटरेक्शन चल रहा है। इसको हम लोग इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। Okay, so can these forces sometimes cause repulsions, like when both positive things come together? Sorry? So can these forces also cause repulsion, like when both the sides having electrons come together?
Can this नहीं दोबारा बोलो, मतलब sorry I have. As in, like the electron cloud on the side, it is partial negative, and even the other atom has a partial negative cloud, and both of them interact face to face. So, will it cause repulsion? हाँ of course, मतलब then उस केस में attraction नहीं होगा, repulsion हो जाएगा. So even that exists, right? हाँ हाँ, मतलब मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ कि there are only attractive forces that occur. जब हम बॉन्ड का भी बात कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, मैंने आपको बताया था बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में. मैंने क्या बोला था कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव दोनों इंटरेक्शंस एग्जिस्ट करेंगे. बट इन केसेस जहां पे बॉन्ड हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर गए ना. Yes, sir. दैट रिजल्ट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, रिपल्सिव इंटरेक्शन डोमिनेट कर जाएंगे तो ठीक है, एटम दूर दूर हो जाएंगे. So this such an interaction will be very rare because it's a 3D cloud, right? No, it's not rare. It is weak, but it is found, and it is found in like all examples around us. So, but to bring neon atoms closer, it requires a lot of energy, and it's not naturally found. And this weak van der Waals force. So, जैसे for example, आप नोटिस करोगे, नियॉन का एग्जाम्पल आपने लिया, ठीक है. अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये चीज करवाने वाला हूँ. इनफैक्ट यहाँ नीचे मैं आपको ऐसे जैसे ये एग्जाम्पल कंपेयर करवाने वाला हूँ. तो हम लोग जैसे नियॉन का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है. नोबल गैसेस बॉइलिंग पॉइंट, मैं एक्चुअल डेटा आपके सामने शेयर करता हूँ. नो नीड टू रिमेम्बर दैट. तो आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट होता है कुछ अराउंड 83 केल्विन, ठीक है. क्रिप्टन का होता है अराउंड 120 केल्विन. जेनॉन का 166 केल्विन, ठीक है. डेटा जस्ट ऐसे मैं शो कर रहा हूँ. तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, दीज आर लो टेम्परेचर्स ओनली. एंड यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, तो क्या होते हैं ये डिस्टॉर्शंस जो है ये और प्रोफाउंड होने लगते हैं. लाइक दे बिकम मोर इजी. छोटे साइज के एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, तो उनमें डिस्टॉर्शन कम होते हैं और उनमें ये वैन डर वाल्स फोर्स और कम होते हैं. बट जैसे जैसे साइज ऑफ एटम्स बढ़ते जाते हैं तो ये कॉम्पैक्टनेस कम होती जाती है एटम्स की. जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो न्यूक्लियस से और दूर होते जाते हैं, तो उनका डिस्टॉर्शन और इजीली हो जाता है. तो उनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं. So, but larger atoms तो बहुत like इतने पास आ ही नहीं सकते ना कि वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट करेगा. डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे. अब जैसे रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ये सब गैस के फॉर्म में मिलेगा, ज़ेनॉन भी गैस के फॉर्म में मिलेगा. बट इफ यू रिड्यूस द temperature, if you increase the pressure, then what you are doing is you are giving that opportunity for these atoms to come close to each other and interact. Room temperature पे तो कैसा हो रहा है, they have really high energy, so they are just whizzing past each other, moving at high speeds, colliding with the walls of the container, colliding with each other. They are not getting that opportunity to settle down. Okay, sir. Got it, sir. Thank you. So I just have a small doubt. So when we had done like in periodic properties, we had done a radius. So that time we were saying van der Waals radius is like the longest. So then, like sir, here we are comparing it not to the like metallic radius or covalent radius, right? We are just doing a comparison between the different van der Waals radius only. That's why we are saying short range, right? मतलब हम लोग यहाँ पे वैन डर वाल्स रेडियस के हिसाब से साइज बोल रहे हैं, दैट इज करेक्ट. एंड दैट इज नॉट द रीजन आई एम सेइंग इट इज शॉर्ट रेंज. शॉर्ट रेंज होना इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस फोर्स. Yes, sir.
वो मैंने आपको बताया ना दैट इट्स डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस इज ऐसे 1/r⁶। तो मतलब अगर मैं दो एटम्स जिनके बीच में ये लंदन डिस्पर्जन फोर्स हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस मैं डबल कर दूंगा तो आप देख रहे हो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इंटरेक्शन एनर्जी है ये 1/64 हो जाएगी। Yes, sir. राइट, सो दैट इज व्हाट इज शोइंग द फैक्ट दैट इट इज शॉर्ट रेंज। यहां पर जो मैं बता रहा हूं दैट इज समथिंग एल्स। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स है, ठीक है, कीपिंग दीज एटम्स इन माइंड, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट अगर साइज ऑफ एटम बढ़ जा रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डेंसिटी है वो कम हो जाता है, डिस्टॉर्शन ज्यादा इजीली हो जाता है। And that is leading to a greater London dispersion force. Okay. ठीक है, अब इनमें से आप कोई एग्जांपल पिक कर लो कि चलो जेनॉन के बीच का इंटरेक्शंस ऑब्जर्व करते हैं। एक जेनॉन का एटम है या आप आर्गन के इंटरेक्शन ऑब्जर्व कर लो, ये आर्गन का इंटरेक्शन है, ठीक है, आर्गन और आर्गन के बीच में, ठीक है, आर्गन और आर्गन के बीच में। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने r की जगह 2r कर दिया, तो वो जो फोर्स था उनके बीच में या जो अट्रैक्शन था वो बहुत रैपिडली डिके हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय द शॉर्ट रेंज। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आर्गन आर्गन को और जेनॉन जेनॉन को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जेनॉन जेनॉन में ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। ये जो पार्शियल चार्जेस हमने बोले या इंड्यूस्ड डाइपोल बोला वो यहाँ पे ज्यादा होगा, ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। But so like why is this happening? Like why is it more in xenon as compared to argon? हाँ, तो वो मैंने बताया क्योंकि आर्गन का एटम छोटा है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, लाइक इट इज कॉम्पैक्ट विद इन अ स्मॉलर रीजन, तो उसका डिस्टॉर्शन कम होता है। कोई लेस कॉम्पैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसका डिस्टॉर्शन ज्यादा इजीली होगा। Yes, understood. Thank you. ठीक है, यहाँ पर जैसे आर्गन है, आर्गन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ सर। तो ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक दे आर फाउंड इन दिस रीजन, whereas xenon में भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बट दे आर मोर स्प्रेड इन दिस रीजन। तो कहाँ पे उनके डिस्टॉर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी? Yes, sir, the second one. बस तो वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Okay, thank you. ठीक है सर, क्या कह रहे हो? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट, BP स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट दिखा है ना यहाँ पे, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। Sir, this also happens for molecules like oxygen. Of course. Okay, sir. सर कैसे होगा सर? अभी आपने बोला कि रेडियस के उससे देख रहा। क्या कह रहे हो? सर लिखा सबने इतना? सर like ZE4 is formed. Sir, noble gases also get with each other. नहीं समझा, क्या बोला आपने? Sir, like HCF4 is formed, HCF4. नहीं, उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है राजा। Okay, sir. So like sir, noble gases also don't form like bond between. ये तो नोबल गैस के एटम के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, नोबल गैस और नोबल गैस के बीच। हाँ।
सर तो फिर Like ऑक्सीजन का कैसे होगा फिर? ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में ये O2 मॉलिक्यूल है, ये O2 मॉलिक्यूल है, राइट। इनके बीच में ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये जो O2 मॉलिक्यूल है और ये O2 मॉलिक्यूल है, दोनों नॉन पोलर है। यस सर। इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉन डर वाल फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है। like sir, helium and xenon react with each other. हाँ, ये वाला भी एग्जांपल देख लो। Sir, some noise is coming. ये एग्जांपल भी लिखा सबने? Sir, writing. लिखो लिखो। Sir, done. So how is this London dispersion force affecting the boiling point? How is what? The London dispersion force affecting the boiling point? Greater the London dispersion force, the stronger it is, no? बॉइलिंग पॉइंट मतलब, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? एटम्स को दूर दूर करना, लिक्विड से गैस में लेके जाना। Yeah. Okay. राइट। Sir, how many more lectures are left, sir? नेक्स्ट, For यहाँ पर एक और पॉइंट नोटिस करना, ग्रेटर द, इसमें एक और ये ऑब्जर्वेशन रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो इसमें जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखोगे नॉर्मल पेंटेन का और नियो पेंटेन का। तो इसमें नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा कैसा होता है? लीनियरिश होता है, मतलब ऐसे CH3 फिर CH3 इस तरीके से ये रहता है। ठीक है। वेयरएज ये नियो पेंटेन का आप देख रहे हो ऐसा बॉल शेप में रहेगा, स्फेरिकल टाइप्स, एक कार्बन के अराउंड ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। तो ये जो स्फेरिकल स्फेरिकल आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो उनका आप नोटिस कर रहे हो सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन, वेयरएज ऐसे लीनियरिश और लीनियरिश आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया ऑफ इंटरेक्शन किसमें ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा इंटरेक्शन का? so first one. करेक्ट। तो उस केस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्स रहेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी एंड उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। Sir, in the left hand side, it is called N pentane, sir. Normal pentane. Normal pentane. Okay, sir. सरफेस एरिया मतलब एक प्लेन में कितने एटम आते हैं उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। हाँ। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Sir, what about benzene, sir?
ठीक है, यहाँ तक का देख लिया सबने? Yes, sir. Sir, in benzene, like there will be dissociation of the electron will be getting delocalized, no, sir. So more surface area. हाँ. Sir, बेंजीन का किससे कंपेयर कर रहे हो तुम? Sir, I'm not sure, but we can say that whether the surface area is there, so greater will be. नहीं नहीं, ऐसे कंपैरिजन सेंस में बोल रहा है, नॉट समथिंग ऐसे रैंडमली. No, sir. When we compare with the normal benzene, no, sir. Before we saw draw one structure, no, sir, double bond. Comparing that with that real benzene, the real benzene will be having more London dispersion forces, no, sir. नहीं नहीं, मतलब तुम जो कंपैरिजन कर रहे हो दैट डज नॉट मेक मच सेंस टू मी राइट नाउ. Okay, sir. ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग मिसलेनियस बॉन्डिंग फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है, ये आज का यहाँ तक का डिस्कशन काफी है. आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या होमवर्क में दिया था? सर बुकलेट से दिया था. हाँ सर, बुकलेट. सर आपने पोलर बॉन्डिंग का वो हमने 1 to 24 दिया था क्वेश्चन FPO से. पोलर नॉन पोलर वाला? हाँ सर. अच्छा ठीक है, मैं आज एक और होमवर्क भेज रहा हूँ, वो आप लोगों ने कर दिया होगा ना? सर हाँ सर. ठीक है. नहीं सर, स्टिल और भी दिया था मतलब. सर और भी था थोड़ा मैथ्स का 10th वाला. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिया था क्या? नहीं सर. ठीक है, तो आई सेंड मोर होमवर्क टुडे. मेक श्योर यू ट्राई इट एंड देन विल फाइंड टाइम टू डिस्कस इट. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Sir, how many more lectures are left, sir? Any other doubts? अरे हमारा ये स्टडी ना. सर मेरे को वो लास्ट वाले में डाउट. हाँ बोलो बोलो. सर इंड्यूस्ड डाइपोल में आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्ट में ढूंढ सकते हैं, मतलब मिलने का चांस. सर पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही डिटरमाइन नहीं कर सकते ना. तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर है. मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे, जूम इन करके तुमको ऐसे बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पर है. आई एम सेइंग दैट देयर इज मोर लाइकलीहुड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन टू बी ऑन वन साइड एट वन पॉइंट इन टाइम देन द अदर. अच्छा ओके सर, तो एक्चुअल पोजीशन नहीं है, बस उसमें से किधर भी मिल सकता है ऐसा. देखो ओवरऑल जैसे अपन ने बात करी ना, एक कॉइन टॉस में व्हाट इज द चांस ऑफ हेड कमिंग? हाफ. व्हाट इज द चांस ऑफ टेल्स कमिंग? 50%. यस सर. बट ऐसा होता है क्या कि जब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो लाइक 50% हेड और 50% टेल आ रहा है? नो सर. इन वन कॉइन टॉस कभी तो हेड आएगा, कभी टेल आएगा. तो वैसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट at some point in time it could be the electron is on the left hand side, it could be the electron is on the right hand side. Okay, got it. Sir, can I go down? Can I go down? एक मिनट, ये पहले मैं एक बार होमवर्क सेंड करता हूँ. हाँ बोलो. डाउन. सर यहाँ पर फर्स्ट की सरफेस एरिया कैसे ज्यादा होगी? नहीं, एक इसका शेप देखो ना, ऐसा लीनियरिश सा है. ऑफ कोर्स लीनियर नहीं है, लीनियरिश है. हाँ. और ये कैसा है? सर्कल. ऐसा स्फेरिकलिश. यस सर. तो दो स्फीयर्स आपस में मिलाओगे तो उनके बीच का, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में बात कर रहा हूँ ना मैं. यस सर. मैं इसका एरिया और इसका एरिया नहीं कंपेयर कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि इसके मॉलिक्यूल्स इसी के मॉलिक्यूल्स के साथ में जब इंटरेक्ट करेंगे स्फेरिकल वाले, तो उनके बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा क्योंकि इनका स्फेरिकल शेप है. और इसके मॉलिक्यूल्स जब इसी के और मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो उनके बीच में सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा ना. हाँ सर. अभी समझ में आया?
हाँ सर समझ। ठीक। So when those two atoms come together, the electron clouds don't appear to merge, right? हाँ, they will distort each other. Okay, sir. ठीक है, चल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू गाइस। कैन यू गो अप? कौन सा वाला पार्ट? 1 मिनट रुको। हाँ सर, हाँ बस यहाँ पर सर, यहाँ पर मतलब जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने वो वेव के मतलब जैसे पढ़ा था, लेकिन आप बोल रहे हो पूरा वेव एक साइड चला गया, तो फिर इसका मतलब कैसे हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? वेव पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ा था ना, बट उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था ना कि वेव पर्सपेक्टिव से एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट? हाँ सर, ultimately we used to talk about the probability of finding the electron around the nucleus now. Yes sir. So that is what I'm exploring. ठीक है, चलो होमवर्क भेज दिया मैंने, होमवर्क ट्राई करना। और सर मैंने ना आपको एक इमेज भेजा है, क्या आप चेक कर सकते हैं? क्या चैट बॉक्स में भेजा है? नहीं, उसमें आपको अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की और नॉलेज लगेगी, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच विल रिक्वायर यू टू नो n फैक्टर कैलकुलेशंस। है वो मोल कंसेप्ट का, बस उसमें इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट और लगता है, लाइक Mn+7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, आयरन +2 से +3 में जाता है। तो दैट किसकी बात कर रहे हो? वो एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो उसने शेयर किया है। तुमने केवीपीवाई का लेक्चर अटेंड करे होंगे तो तुम शायद कर पाओ, क्योंकि उसमें मैंने वो रिडॉक्स वाला पार्ट पढ़ाया था। हम लोग जेई वाले ट्रैक में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस।